बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, लास्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो एमसीक्यू डिस्कस किए थे वो मॉडल पेपर के हमने एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। जिसमें से हमने एमसीक्यू 5 देखा, 8 देखा था और 9 और 10 देख लिया था, ठीक है। तो आज जो हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे वो पास्ट पेपर्स के करेंगे, ठीक है। एमएफए पास्ट पेपर्स में जो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो स्प्रिंग 22 का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग 22 में जो एमसीक्यूज नंबर 9 आया वो एमसीक्यूज ये है, द डेटा ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस द डेटा ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस एंड सेल फॉर द पास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों का सेल और मार्केटिंग एक्सपेंस का हमारे पास डेटा अवेलेबल है डिज्नी लिमिटेड का, ठीक है जी। तो ईयर में 17 से लेकर 21 तक का डाटा है। तो मार्केटिंग एक्सपेंस अगर हम 10 मिलियन खर्चा करते हैं डिज्नी लिमिटेड वाले, तो सेल उनकी 120 मिलियन तक पहुंच जाती है। फिर 15 मिलियन मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ाएं तो सेल बढ़ जाती है, 20 लगाएं तो 140। तो जैसे जैसे देखें आप ऑब्जर्व करेंगे मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है, सेल भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में मार्केटिंग एक्सपेंस और सेल में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। जितना मार्केटिंग एक्सपेंस ज्यादा होता जा रहा है उतनी सेल ज्यादा होती जा रही है, ठीक है जी। तो ये हमें जर्नल से एक आइडिया मिल गया। If management of DL set the budget for marketing expense for the year 2022 at rupees 50 million, ठीक है जी। अगर डीएल जो है 2021 है ना, तो 2021 के बाद क्या आना है 2022। अगर 2022 में मार्केटिंग एक्सपेंस का जो डीएल वाले बजट रखें वो 50 मिलियन रखें, तो वो ये पूछ रहा है बताओ 50 मिलियन के बजट रखने से कितनी सेल होगी 2022 में। द एक्सपेक्टेड सेल वुड बी, बताएं 2022 में सेल क्या होगी। तो देखिए हमें सेल फाइंड करनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर रिग्रेशन का क्वेश्चन है, जो चीज हमें फाइंड करनी होती है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बनता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y। तो इक्वेशन y से बनेगी, तो y हैड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो अगर इसको हम इस तरीके से लिख लें अकॉर्डिंग टू द डाटा, तो हमारी लाइन बनी सेल इज इक्वल टू a प्लस बी मार्केटिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। तो ये मेरे पास सेल बन गई। और मार्केट एक्सपेंस कितना मुझे रखना है 50 मिलियन। अगर मैं मार्केट एक्सपेंस 50 मिलियन रखूं, ये कहां तक पहुंच गया। अगर मार्केटिंग एक्सपेंस को 50 मिलियन रखा जाए तो हमने देखना है कि ये सेल कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखें कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ए बी चाहिए, मुझे यहाँ से बी बी चाहिए। तो यहाँ से मुझे दो वैल्यूज चाहिए। अब इन दो वैल्यूज को मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं बी फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो बी का फॉर्मूला होता है, बी वाई एन एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बी वाई एन एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्योंकि देखें सारी के सारी ये कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑलरेडी एग्जामिनर ने हमें दी हुई हैं, हम इन सारी वैल्यूज को इन फॉर्मूलाज में पुट करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। तो व्हाट इज द एन, क्योंकि 5 साल है तो एन हमारे पास आ गया 5, ठीक है। समीशन एक्स वाई कितना है 14,000, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14,000, ठीक है। माइनस करेंगे समीशन एक्स जो कि 100 है, यहाँ पर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज समीशन वाई 680, तो यहाँ पर आ जाएगा 680। एन कितना है 5, व्हाट इज समीशन एक्स स्क्वायर 2250, तो यहाँ पर आ जाएगा 2250 माइनस समीशन एक्स 100 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इन सबको कैलकुलेट करेंगे। जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1.6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6। तो यहाँ पर बीम की जगह क्या पुट कर देंगे 1.6, तो बी की जगह देखिए हमने 1.6 पुट कर दिया। अब क्या रह गया, हमारे पास ए रह गया। तो हम क्या करते हैं ए कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, ए वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार।
और मैंने कहा था अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाए तो आप ये रिग्रेशन इक्वेशन बना लें, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये बना लें। ठीक है, तो यहाँ से a फाइंड करना, जब a फाइंड करना ऑब्वियस बात है b इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बस y और x को आपने अज्यूम करना कि ये मीन है। तो देखें जब ये बी एक्स इधर के माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, तो बस एक याद रखने का हिंट ही है। व्हाट इज दी वाई बार मीन ऑफ वाई, तो मीन ऑफ वाई का मतलब क्या था, समीशन वाई ओवर एन, समीशन वाई ओवर एन। व्हाट इज समीशन वाई, 680, समीशन वाई क्या है 680, एन कितना है 5, बी कितना है 1.6, एंड व्हाट इज द एक्स बार 100 ओवर 5। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, इन सब को सॉल्व करेंगे। तो इन सब को सॉल्व करने से हमारे पास जो ए का आंसर आएगा वो आ जाएगा 104। तो ये हमारे पास 104 आंसर आ जाएगा। तो ए की जगह क्या लिख लेंगे हम 104, ये हमने लिख लिया 104। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब क्या करेंगे, इस सारे एरिया को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.6 प्लस 104 करेंगे तो ये जो हमारी सेल आ जाएगी वो हमारी सेल आ जाएगी सेल आ जाएगी हमारी कितने आते हैं, इसको सॉल्व कर लें जरा, सॉल्व करेंगे तो सेल आ जाएगी हमारी 184। तो ये 184 की सेल आ जाएगी, यानी कि 2022 में अगर 50 मिलियन का मार्केट एक्सपेंस करें तो सेल हमारी पहुंच जाएगी 184 तक। यहाँ पर आ जाएगा 184। ठीक है जी, तो अब देखते हैं क्वेश्चन वाला हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि द एक्सपेक्टेड सेल वुड बी इंक्रीज बाय 34 मिलियन, डिक्रीज बाय 34 मिलियन। हमने कहा नहीं, पॉजिटिव साइन है, तो मार्केट एक्सपेंस के ज्यादा होने से, तो देखें 50 मिलियन का अगर एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेल 184 तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब नेगेटिव नहीं, इंक्रीज ही हो रही है सेल। तो कितने से इंक्रीज हो रही है, देखें 2021 में सेल कितनी थी 150, और 2022 में सेल कितनी होगी 184। इसका मतलब कितने का इंक्रीज आया, 184 माइनस 150, तो 34 का इंक्रीज आया। तो हम कहेंगे 50 मिलियन के एक्सपेंडिचर के आने से, 50 मिलियन के एक्सपेंडिचर के आने से जो सेल इंक्रीज करेगी वो 34 मिलियन से इंक्रीज करेगी। तो 34 मिलियन इंक्रीज बाय 34 मिलियन, तो ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन अल्फा होगा वो करेक्ट हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आया था जो कि 2 मार्क्स का था। ठीक है जी, तो देखिए आसान से 2 मार्क्स थे, इजी थे, कोई मसला इसमें नहीं है। ये तो समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, अगर आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है तो ये जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, और इसका हल एक ये भी था डायरेक्टली, क्योंकि एमसीक्यूज है ना तो शायद वर्किंग की जरूरत भी नहीं है हमें, लेकिन वर्किंग शो करवा दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वरना डायरेक्ट हम क्या करते, इस एक्स को कैलकुलेटर में पुट करते और इस वाई को कैलकुलेटर में पुट करते, यहाँ से डायरेक्ट मैं ये वाली लाइन डायरेक्ट बनवा लेता, ये लाइन। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं इसकी वीडियोस यूट्यूब में मेरी पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। यूज द फॉलोइंग सिनेरियो फॉर आंसरिंग एमसीक्यूज 10, 11, 12। ये स्प्रिंग 22 में एमसीक्यूज आया था। 10, 11, 12 सेम एमसीक्यूज हैं, तो हमने क्या करना है, इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो इनके आंसर्स के लिए सबसे पहले हम सिनेरियो पढ़ लेते हैं, तो फिर इसके आंसर करते हैं। हारिस इज द ओनर ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस विद 7 एम्प्लॉय। हारिस का एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसने 7 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। एट द ईयर एंड ही कंडक्टेड एन एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन सर्वे यूजिंग अ क्वेश्चन। ज़बरदस्त, हारिस तो छा गया। तो मतलब माशाल्लाह हारिस को फिक्र है अपने एम्प्लॉयज़ की कि वो जॉब से खुश हैं या नहीं हैं। तो हमारे तो हाँ ये रवाज ही नहीं है कि एम्प्लॉयज़ की खुशी देखी जाए। ठीक है जी, तो एम्प्लॉयर की खुशी ही देखी जा रही होती है। तो ठीक है, हारिस को इसके ऊपर अप्रिशिएट करते हैं कि उसको ख्याल आया एम्प्लॉयज़ का। तो देखते हैं हारिस को मसला क्या आया फिर। तो एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फेक्शन सर्वे यूजिंग अ क्वेश्चनियर विद अ 5 पॉइंट रेटिंग स्केल, 5 पॉइंट मैक्सिमम रेटिंग स्केल था। 1 वाला हाईली अनसेटिस्फाइड, 2 वाला अनसेटिस्फाइड, 3 न्यूट्रल, 4 सेटिस्फाइड और 5 हाईली सेटिस्फाइड। जैसे कि अगर आप लोग कभी जैसे कि फूड पांडा में अगर आप लोग कोई चीज़ ऑर्डर करें तो आपको पता है वहाँ पे रेटिंग आ रही होती है, ऐसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्टार्स। तो अगर 5 स्टार्स सारे के सारे हरे भरे हो जाएं तो आपको पता है हाई रेटिंग होती है। तो अगर 5 के 5 स्टार्स हो जाएं तो ये हाई रेटिंग होती है। तो 4 स्टार्स हो जाएं रेटिंग कम हो जाती है, 3 स्टार्स हों तो रेटिंग कम होती है, 2 स्टार्स हों
तो सबसे कम रेटिंग होती है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से उसने क्या किया, हमने सर्वे किया। द रिजल्ट ऑफ द सर्वे शोड दैट मीन स्कोर टू बी 2.71, यानी कि हमने सर्वे किया तो मीन स्कोर क्या है हमारा 2.71, तो 2.71 हमारा मीन स्कोर था। बोथ मीडियन एंड मोड स्कोर वर 1। अगर हम मीडियन और मोड यूज करें ना, अच्छा मीन ने का, जब हमने अरिथमेटिक मीन यूज किया ना, तो अरिथमेटिक मीन ने कहा 2.71 है, तो जब 2.71 आया तो हमने कहा अनसेटिस्फाइड और न्यूट्रल के दरमियान में क्यों गेम चल रही है। लेकिन जब मीडियन और मोड हमने यूज किया एज एन एवरेज के तौर पर, तो स्कोर क्या आया, 1 स्कोर आया, यानी कि हाईली अनसेटिस्फाइड आया। हारिस इज सेटिस्फाइड एज द मीन स्कोर इज क्लोज टू 3। हारिस सेटिस्फाइड था कि मीन स्कोर 2.71 है, जो कि 3 के करीब करीब है। which he takes as majority are either neutral or satisfied with their job। ठीक है, तो अगर उसने कहा कि न्यूट्रल आ रहा है यानी कि 3 के करीब करीब है, तो उसने कहा कि मेजोरिटी या तो न्यूट्रल होंगे, ठीक है, या तो फिर वो सेटिस्फाइड होंगे अपने जॉब से। हाउ एवर टू हिज सरप्राइज, मतलब 3 को देखकर हारिस ने ये ज्यूम किया या तो वो जॉब से न्यूट्रल है या तो वो जॉब से सेटिस्फाइड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर हारिस को क्या पता अगले लम्हे क्या हो जाना है, ठीक है जी। हाउ एवर टू हिज सरप्राइज शॉर्टली आफ्टर मोर देन हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज टेंडर्ड देयर रेजिग्नेशन। हुआ क्या, कुछ ही देर बाद मोर देन हाफ, 3 लोगों से ज्यादा लोगों ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया हारिस को कि वी आर लीविंग योर जॉब एंड वी आर सर्चिंग फॉर अनदर जॉब। तो हारिस ने कहा ये क्या हुआ, मैं तो 3 को देखे खुश हो रहा था कि जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो मुझसे खुश हैं या कम से कम वो न्यूट्रल हैं, ये क्या, वो तो मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अब एग्जामिनर का क्वेश्चन, व्हाट डू द स्कोर इंडिकेट अबाउट द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज। ये जो हमारे पास स्कोर्स हैं, ये एम्प्लॉइज के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के बारे में क्या बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है। नंबर 1 देखते हैं कि नंबर 1 वाले देखते हैं, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आर हाईली सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज होता है ना, असल में ये मॉड के लिए यूज होता है, यानी कि मॉड। तो देखिए मॉड कितना था, मीडियन एंड मॉड 1 था, और 1 क्या शो करता है, हाईली अनसेटिस्फाइड, यानी कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आर हाईली अनसेटिस्फाइड है। पर एग्जामिनर क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आर हाईली सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। हमने कहा नहीं, मोड का स्कोर 1 था और 1 तो हाईली अनसेटिस्फाइड है, तुम कैसे सेटिस्फाइड कहते हो। सो ऑप्शन अल्फा इज दी रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है जी। अच्छा अब जरा चार्ली देखते हैं। मोर देन हाफ, जो हाफ वाला होता है वो मीडियन का एरिया होता है, यानी कि ये मीडियन है ना। अच्छा जी, ये मीडियन है, मीडियन। तो मीडियन का स्कोर भी 1 है, क्योंकि मीडियन का स्कोर भी 1 है, और 1 क्या, हाईली अनसेटिस्फाइड। मोर देन हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, नहीं भाई सेटिस्फाइड नहीं है, 1 हाईली अनसेटिस्फाइड है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डेल्टा, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दी स्कोर, इन स्कोर से कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता, भाई किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे कि 1 है, 1 क्या शो कर रहा है, हाईली अनसेटिस्फाइड, ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। अब बीटा रह गया, तो अल्फा भी गलत हो गया, चार्ली भी गलत हो गया, डेल्टा भी गलत हो गया, तो फिर बीटा समझ आए या ना आए, बस फिर यही सही है फिर, ठीक है जी। एम्प्लॉयज आर आइदर हाईली सेटिस्फाइड और हाईली अनसेटिस्फाइड विद देयर जॉब, ठीक है जी। तो अगर हम मीन की बात करें, तो अगर मीन न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब ये है कि या तो एम्प्लॉयज हाईली अनसेटिस्फाइड होंगे या तो वह हाईली सेटिस्फाइड होंगे। तो न्यूट्रल का मतलब ये है, ना वो हाईली अनसेटिस्फाइड ना वो हाईली सेटिस्फाइड। तो अगर हम मीन को देखें तो मीन सेंटर में है, तो अगर सेंटर में होंगे तो हम दोनों एक्सट्रीम केसेस को इजीली कवर कर सकते हैं कि अगर वो 3 हैं, न्यूट्रल हैं, तो या तो वो सारे के सारे सेटिस्फाइड होंगे या तो वो अनसेटिस्फाइड होंगे, ठीक है जी। और इसकी एक दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी बन सकती है, दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी बन सकती है, क्योंकि न्यूट्रल है
तो न्यूट्रल में सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं और अनसेटिस्फाइड भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन में हाईली सेटिस्फाइड और हाईली अनसेटिस्फाइड हैं, तो फिर हम इसी साथ ही मूव करेंगे। ठीक है जी। तो थर्ड केस में अगर हमारे पास स्कोर 3 है, तो या तो वो सेटिस्फाइड हैं, हो सकता है सेटिस्फाइड हो सकता है सेटिस्फाइड ना हो, तो ये स्कोर इंडिकेट हमें कर रहा है नॉर्मली, तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है। 11 वाला, विच सेंट्रल मेजर शुड बी यूज का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द अबव डाटा कौन सा हमें मीन यूज करना चाहिए था, कौन सा सेंट्रल मेजर यूज करना चाहिए था, मीन, मीडियन, मॉड या सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए था वो देखते हैं जी। क्योंकि ये जो हमारे पास वन स्कोर, हाईली अनसेटिस्फाइड, फिर अनसेटिस्फाइड, फिर न्यूट्रल, फिर सेटिस्फाइड, फिर हाईली सेटिस्फाइड, ये जो हमारे पास ऑर्डर चल रहा है ना, ये वाला ऑर्डर, ये वाला, ये सारा ऑर्डर आपका बताइए ऑर्डिनल डाटा। कौन सा डाटा है? ऑर्डिनल डाटा। और आपको पता है क्लास के शुरू में मैंने आपको बताया था, जो ऑर्डिनल डाटा होता है उसके लिए जो बेस्ट एवरेज होता है वो कौन सा होता है? मीडियन होता है। ठीक है। तो ऑर्डिनल डाटा के लिए जो हम मीडियन सेंट्रल मेजर यूज करते हैं वो मीडियन यूज करते हैं। तो दैट्स वाई ऑर्डिनल डाटा है ऊपर वाला, तो कौन सा हमें यूज करना चाहिए था? हमें यहाँ से मीडियन यूज करना चाहिए था एज एन एवरेज। ठीक है। 8 MCQs देखते हैं। What is a possible data set for these result? कहता है कि जो 7 एम्प्लॉइज का जो डाटा हमारे ऊपर दिया गया है, इनका पॉसिबल डाटा सेट यानी कि इनका पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होना चाहिए था? हम कहेंगे इनका पॉसिबल रिजल्ट ये होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द अबव डाटा, कि अगर हम इसको देखें बोथ मीडियन एंड मॉड, क्योंकि हमें पता है ऑर्डिनल डाटा है और ऑर्डिनल डाटा के लिए मीडियन सूटेबल एवरेज है, तो हम मीडियन के एवरेज को प्रेफर करेंगे। तो मीडियन का देखें स्कोर क्या था? 1 था। मीडियन का स्कोर क्या था? 1 था। तो अगर मीडियन का स्कोर 1 है, तो आपको पता है मीडियन 50% ऑफ डाटा होता है। तो कम से कम 50% ऑफ डाटा मतलब कम से कम 3 लोग ये कह रहे हैं, कम से कम 3 लोग ये कह रहे हैं कि हम स्कोर, 3 लोगों ने कम से कम स्कोर 1 दिया, और स्कोर 1 क्या? हाईली अनसेटिस्फाइड। क्योंकि मीडियन 50% ऑफ डाटा होता है, तो कम से कम 50% ऑफ पीपल स्कोर्ड 1, यानी कि पहले बंदे ने भी स्कोर 1 दिया होगा। किधर गया? मूव हो गया। ठीक है। ऑर्डिनल डाटा, तो ऑर्डिनल डाटा में हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन ने डाटा दिया होगा और रैंक दिया होगा वो 1 दिया होगा, सेकंड ने भी 1, क्योंकि टोटल 7 है ना, 7 पीपल है। ठीक है नी, तो 7 एम्प्लॉय, तो उसमें से एक ने 1 दिया होगा, दूसरे ने भी 1 दिया होगा, तीसरे ने भी 1 दिया होगा, तो 7 का जो हाफ करें वो 3.5 बनेगा ना, तो 3.5। अच्छा जी। तो हमारे पास 7 एम्प्लॉयज हैं, तो अगर 7 एम्प्लॉयज हमारे पास हैं, तो उसका अगर 50, इसको क्या हो गया, ये क्यों फैल रहा है यहाँ पे? अच्छा चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। अगर हमारे पास 7 एम्प्लॉयज हैं, तो 7 एम्प्लॉयज का अगर हम 50% करें, तो 3 पॉइंट, कर क्या रहा है ये, तो 7 हमारे पास एम्प्लॉयज थे, तो 7 एम्प्लॉयज का अगर हम 50% भी करें, तो 7 एम्प्लॉयज का 50% 3.5 बनता है, यानी कि 3 से ज्यादा लोगों ने क्या रैंक दिया, क्या स्कोर दिया? 1 दिया। तो 1, 2, 3, क्योंकि 3 से ज्यादा है, तो 4 लोगों ने तो कम से कम 1 दिया है ना। ठीक है। तो अगर 4 लोगों ने 1 दिया तो दूसरा हम एक्सट्रीम केस यूज कर लेंगे कि बाकी लोगों ने 5 दिया होगा। ठीक है जी। तो 4, 5 7, ये 7 लोग, तो ये हमारे पास ये पॉसिबल स्कोरिंग रहेगी। तो व्हाट इज द पॉसिबल डाटा सेट फॉर दीज रिजल्ट? तो हम कहेंगे 1 1 1 1, 4 लोगों ने 1 स्कोर दिया हाईली अनसेटिस्फाइड मीडियन के कहने पर, तो बाकी फिर हम इसका एक्सट्रीम कह सकेंगे कि हो सकता है बाकियों ने क्या किया हो, हाईली सेटिस्फाइड दिया हो। ठीक है। तो ये 3 1 2 नहीं होंगे, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर हमारे पास 1 ही है, तो 1 यूज करेंगे और साथ 5 यूज करेंगे, तो ये यूज नहीं होगा, और ये भी यूज नहीं, क्योंकि 1 के बाद 2 आ रहा है। कम से कम 3 से ज्यादा लोग 1 स्कोर करेंगे, तो कम से कम 4 1 आने चाहिए, तो 4 1 अल्फा और चार्ली में आ रहा है, तो अगर अल्फा और चार्ली में मुकाबला करें, तो कम से कम 4 लोगों ने 1 स्कोर किया, 2 लोगों ने 4 किया और 5 किया, तो इससे बेहतर हम इसको कंसीडर करेंगे
जैसे कि हमने कहा या तो हाईली सेटिस्फाइड होगा या तो हाईली अनसेटिस्फाइड होगा। ये देखें 4 लोगों ने हाईली अनसेटिस्फाइड या 3 लोगों ने हाईली सेटिस्फाइड, तो इसका ताल्लुक जो है वो ऑप्शन बी से बनता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे एमसीक्यूज ये वाले कंप्लीट हो गए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑटम 22 में एमसीक्यूज आया। ऑटम 22 वाला एमसीक्यूज देखते हैं। आसान एमसीक्यूज में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। A salesperson of a large clothing store is given the task to determine the most frequently sold item last week। जब most frequently चीज आ जाए तो हमने जो एवरेज यूज करना होता है वो मोड यूज करना होता है। ठीक है। वो पूछ रहा है which central tendency measure should the sale person use to complete the task। बताएं कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर यूज करे सेल पर्सन। हम कहेंगे क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइटम हमने चेक करनी है, वो तो हमें मोड ही बताता है। ठीक है जी। और अगर आउटलायर्स नहीं है तो मीन सही है, अगर आउटलायर्स एक्सट्रीम वैल्यू है तो फिर हम मीडियन यूज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी वाली बात है, स्पीड के लिए कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे फिलहाल वो डाटा नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जो पास पेपर का लास्ट एमसीक्यूज है ऑटम 22 में, वो हमारे पास 11, 12 और 13 एमसीक्यूज यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ये देखते हैं जरा। और ये तीनों के तीनों जो हमारे पास एमसीक्यूज आए हैं वो हाइपोथेसिस से आए हैं। ठीक है जी। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से एमसीक्यूज हमारे पास आए हैं। Rehan Beg, a newly hired assembly line manager, feels that average time it takes the worker to complete the task is higher than the commonly accepted 10 second or less। कहता है कि रेहान बेग एक हमने न्यूली असेंबली मैनेजर हायर किया, उसने कहा कि जो वर्कर है ना वो काम टास्क जो कंप्लीट करते हैं वो ज़्यादा देर में करते हैं जो उनको 10 या 10 सेकंड का टाइम दिया गया है। यानी कि रेहान का क्लेम ये है जो वर्कर एवरेज टाइम लगा रहे हैं वो एवरेज टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये रेहान का क्लेम। तो जो हायर टाइम हायर देन है लोअर देन है, आपको पता है ये H1 के वर्ड्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी रेहान जो हमारे पास H1 होगा, जो मीन होगा वो हायर होगा, हायर देन। और किस टाइम से? 10 सेकंड और लेस, 10 सेकंड और लेस। तो 10 सेकंड और लेस में देखें इक्वालिटी आ रही है, तो इक्वालिटी आ रही है। तो रेहान ने कहा कि जो एम्प्लॉय हैं वो एवरेज 10 सेकंड से ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं। अगर H1 ये है तो हमारे पास H0 क्या होगा? तो अगर H1 ग्रेटर देन 10 सेकंड है तो H जो नॉट होगा वो लेस देन और इक्वल टू 10 सेकंड होगा। तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस बन जाएंगे। ये H0 है और ये रेहान का क्लेम है। ठीक है, जो रेहान ने कहा कि नॉर्मली टास्क जो है वो हायर टाइम पर कंप्लीट हो रहा है। तो हायर और लोअर जो वर्ड्स होते हैं वो H1 के लिए होते हैं क्योंकि H1 में इक्वालिटी नहीं आती है। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछा द हाइपोथेसिस फॉर द टेस्ट कंडक्टिंग, बताएं इनमें से कौन सी हाइपोथेसिस करेक्ट है। तो आपने फोकस करना है इसके ऊपर। ठीक है, H1 ग्रेटर, ग्रेटर कौन है? इधर भी ग्रेटर है, इस पे भी ग्रेटर है और इस पे लेस है तो गेम से आउट होगा ना, और इस पे ग्रेटर है। ठीक है, अब ग्रेटर के साथ फिर इसको देखें आप कि किसके पास इक्वल और लेस देन है। तो ये इक्वल और लेस देन, इसके पास ग्रेटर और ये तो गलत हो गया, और इसके पास सिर्फ इक्वल है तो ये भी गलत हो गया। तो ये देखें इक्वल एंड लेस, तो इसका मतलब ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे लेस और इक्वल ना होता, फॉर एग्जांपल ये वाली ऑप्शन ना होती, तो फिर हमें कौन सी ऑप्शंस को करेक्ट करना पड़ता? फिर हम इस डेल्टा को इक्वल की बेस के ऊपर इसको भी करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अपना हाइपोथेसिस पड़ा हुआ है लेस देन इक्वल, तो हम लेस देन इक्वल अल्फा को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, 12 में वो कह रहा है द टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेटेड इज, बताएं जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन कौन सी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है हाइपोथेसिस है, तो हाइपोथेसिस में या तो जी टेस्ट लगना है या तो टी टेस्ट लगना है। ठीक है, तो जी लगे टी लगे कोई टेंशन नहीं है, कैलकुलेशन में कोई टेंशन नहीं है, डिसीजन मेकिंग में हमें जी और टी की टेंशन लेनी होती है। तो फिलहाल यहाँ पे जी लगेगा टी लगेगा, तो देख लेते हैं। To test his claim the measure the task time of 15 worker, n कितना है 15,
इसका मतलब n लेस देन 30 है 15। द रिजल्ट शोन एवरेज टाइम ऑफ 11.4 सेकेंड। ये एवरेज टाइम यानी कि ये मीन आ गया, सैंपल का मीन आ गया। विद स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 सेकेंड, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी सैंपल का है। ये ऊपर 10 सेकेंड पॉपुलेशन मीन है और ये वाला सैंपल मीन है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इसका मतलब n लेस देन 30 है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे टी टेस्ट लगेगा। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है x बार माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय एस ओवर अंडर रूट n, ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द सैंपल मीन? सैंपल मीन इज 11.4, 11.4। पॉपुलेशन मीन कितना है हमारे पास? यहाँ पे 10 है, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? 2.5 और अंडर रूट n कितना है? 15 वर्कर। तो अंडर रूट n में हमारे पास 15 वर्कर आ गए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.17। वेर इज 2.17? अल्फा पे 2.17, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर थर्ड में एग्जामिनर ने पूछा हुआ है the critical value calculated at 95% confidence level for this test is 1.761। तो देखें 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो उसकी क्रिटिकल वैल्यू एग्जामिनर ने गिवन कर दी। तो इसके ऊपर तो एग्जामिनर का शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया एग्जामिनर, तुमने हमें टेबल पर जाने से बचा लिया, ठीक है। तो शुक्रिया, हमने उसको अदा किया, ठीक है। तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू 1.76 है, देयरफॉर इट कैन बी डिड्यूस दैट द ट्रू मीन आस्क टाइम इज। तो हमने कहा कि हमारे पास डिसीजन जो है एच नॉट जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि हम क्या करते हैं, टी कैलकुलेटेड को कंपेयर करते हैं टी टेबुलेटेड, टी टेबल वैल्यू से। और इस टी टेबल वैल्यू को प्यार से क्रिटिकल क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है जी। तो टी कैलकुलेटेड हमने अभी किया 2.17, तो ये क्या गया 2.17। टी टेबल यानी कि क्रिटिकल वैल्यू एग्जामिनर ने गिवन कर दिया 1.761। तो देखें हमने कहा था हमारे पास टी कैलकुलेटेड अगर ग्रेटर आ जाए टी क्रिटिकल वैल्यू से तो डिसीजन ये है एच नॉट इज रिजेक्टेड। अगर एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है इसका मतलब एच वन इज एक्सेप्टेड। तो एच वन अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो एच वन वाली बात सही है, यानी कि जो मीन टाइम है वो ज्यादा लग रहा है 10 सेकंड से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? जो मीन टाइम है वो ग्रेटर देन 10 सेकंड है ना, तो ग्रेटर देन 10 सेकंड, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट हो गया क्योंकि H1 यहाँ से हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 10 सेकंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने पास पेपर के एमसीक्यूज भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीडियो में मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन आया वो डिस्कस करेंगे, ये वाला। और स्प्रिंग 22 में एक डिस्कशन करेंगे, जी टेस्ट का क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट में वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह।